Hello everyone, my name is Vivek Sharma and today we will be discussing about four major articles. In the first article हम सिविल एविएशन सेक्टर के बारे में बात करेंगे, देन हम ड्राफ्ट आईएसआई बिल के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑल्दो इसमें से कुछ कंसर्न्स वगैरह देखेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट जस्ट अ बिल। फिर ग्रासलैंड्स के बारे में बात करेंगे जो कि क्लाइमेट शील्ड का काम कर सकती हैं। एंड लास्ट में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में बात करेंगे, कुछ छोटी मोटी बातें डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल इसकी भी रिक्वायर्ड नहीं है। अभी हुआ क्या, देखिए 5 दिसंबर को एकदम से इंडिगो ने अपनी काफी सारी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया, जिसकी वजह से हड़कंप मच गया। टिकट के प्राइसेस जो थे एकदम से शूट करने लगे। अब इसमें डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन हरकत में आता है और इन्होंने कुछ समय पहले एक रूल को नोटिफाई किया था जिसके अंदर फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन एंड सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट के ऊपर इन्होंने फोकस किया था, कुछ स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो कि इंटरनेशनल लेवल पे आपके मैंडेटरी हैं और सेम वही लेवल इंडिया में इंप्लीमेंट करने की बात की थी। अब इसको लेके जो सिविल एविएशन सेक्टर था, इन्होंने कंसर्न रेज किए थे कि भाई हमारे यहाँ पर पायलट्स की शॉर्टेज है और अगर हम इन रूल्स को अप्लाई करते हैं तो इससे ऑपरेशनल चैलेंजेस कुछ आ सकते हैं। अब ये रूल इंप्लीमेंट होने थे 1 नवंबर से एंड यहाँ पे इंडिगो ने ये कहा था कि भाई हम पूरी तरह से इस चीज के लिए अभी तैयार नहीं है और इस वजह से इन्होंने मास कैंसिलेशन कर दिया। अब डीजीसीए ने क्या किया, कहते कि इन रूल्स को अभी फिलहाल के लिए सस्पेंड करके थोड़ा डिल्यूट कर दिया। अब डीजीसीए क्यों ऐसा करता है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन पूरे इस सेक्टर को हैंडल करता है, बट ये आता है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर, जो कि अभी कमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ एयरलाइन को सुपरसीड यानी ज्यादा तवज्जो दे रही है यहाँ पे एज कंपेयर टू पैसेंजर और क्रू की सेफ्टी के। तो कहा जाता है कि ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देन दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे ये आई, हाईकोर्ट में ये जब मुद्दा पहुंचा तो पायलट की शॉर्टेज को यहाँ पे हाईकोर्ट ने भी रिकॉग्नाइज किया एंड ऑपरेशनल डिसरप्शन को रोकने के लिए, टेम्परेरी डिल्यूट करने के लिए इन्होंने भी परमिशन यहाँ पे दे दी। तो कहा जाता है कि भाई देखो आज की डेट में एक्सीडेंट्स के अंदर लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी देखने को मिलती है। कई सारे क्रैशेस हमें देखने को मिले थे, जैसे मंगलुरु में 2010 में, कोझिकोड में 2020 में एंड अहमदाबाद में 2025 अभी इसी साल हमें देखने को मिला। तो कहते इन सभी में कहीं ना कहीं आप ये चीज देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन एंड फॉलोअप रिफॉर्म के ऊपर फोकस करने की बात तो की जाती है, बट काफी समय से ये प्रोसेस जो है बहुत स्लो रहा है एंड ज्यादातर केसेस में पायलट के ऊपर ब्लेम डाल के सारी चीजों के ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है, बट कोई भी रनवे के डिजाइन, ट्रेनिंग, ड्यूटी टाइम और ओवरसाइट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं करता है। तो यहाँ पे विक्टिम और विक्टिम की फैमिली के बारे में जब हम बात करते हैं कि भाई इनके भी कुछ डाउट्स हैं, ये अक्सर ये डाउट रेज करते हैं कि भाई जो आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो एडुकेट नहीं हुई, कहीं ना कहीं उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। तो इस चीज के ऊपर क्वेश्चन उठाना लाजमी है बिकॉज यहाँ पे डीजीसीए जो मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ये एयर ट्रैफिक को मतलब मैनेज करने का भी काम कर रही है, सेक्टर को पूरे को मैनेज करने का काम भी कर रही है और इस तरह की इन्वेस्टिगेशन भी कैरी आउट करती है। तो हमें यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट सेफ्टी रेगुलेटर की जरूरत है, जो कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने भी रिकमेंड किया ऑन वेरियस ओकेजन। तो कहते हैं कि भाई ये यहाँ पे जो हमने किया है ये शॉर्ट टर्म सर्विस डिलीवरी की प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर देगा, बट सिस्टमैटिक जो रिस्क है कहीं ना कहीं वो और ज्यादा बड़े होने वाले हैं, क्योंकि इस एरिया में आपकी प्रोबेबिलिटी सेफ्टी की थोड़ी कम रहती है एंड इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रहता है एंड हल्की सी भी छोटी सी भी मिस्टेक एक बड़ी दुर्घटना ला सकती है। तो यहाँ पे हमें जरूरत था कि भाई हम पॉलिसी के अंदर कोई गलती ना करें। मोर ओवर अगर हम ऐसे ही इंस्टीट्यूशनल डिजाइन की जो ये प्रॉब्लम है इसके साथ कंटिन्यू रखते हैं तो कहीं ना कहीं जो हम सिविल एविएशन के स्टैंडर्ड्स को प्रमोट करने की बात करते हैं, रेगुलेशंस की बात करते हैं, एक ही हाथ में रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। मतलब एक तरफ आपकी ड्यूटी है कि आप सिविल एविएशन सेक्टर को एक्सपैंड करो एंड दूसरी तरफ आपकी ये ड्यूटी है कि आप सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के ऊपर भी फोकस करो। तो आप कैसे वो करोगे जब दोनों ही जगह आप अपने इंटरेस्ट, दोनों ही जगह आपके ही खुद के इंटरेस्ट है। तो कहते हैं कि भी एक इंडिपेंडेंट सेफ्टी रेगुलेटर आपको चाहिए एंड एक इंडिपेंडेंट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बॉडी चाहिए ताकि किसी भी तरह का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हम रिड्यूस कर सके। अब यहां पे ये कहा जाता है कि रूल ऑफ लॉ के भी अगेंस्ट जाता है, इक्वालिटी के अगेंस्ट भी जाता है, बिकॉज यहां पर बड़ी जो आपकी एयरलाइंस है उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दी जा रही है। जुडिशियल ओवरसाइट की बात करें तो बैलेंसिंग जो राइट और रिस्क के बीच में इन्होंने की है वो कहीं ना कहीं थोड़ा गलत हुआ है, क्योंकि इन्होंने जो नॉन नेगोशिएबल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स थे
उसको भी यहाँ पे डिल्यूट करने की बात की है। यहाँ पे प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को इन्होंने डिल्यूट कर दिया है। देन इसके इंटरनेशनल इंप्लीकेशन क्या हो सकते हैं? ग्लोबल लेवल पे जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन अथॉरिटी है और ऑर्गेनाइजेशन है सॉरी आपकी, वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को रिड्यूस कर सकती है, मतलब सेफ्टी रेटिंग को हमारे रिड्यूस कर सकते हैं। एंड इन एडिशन टू दिस कहीं ना कहीं वो जो बायलैटरल एयर के हमारे एग्रीमेंट हुए थे अलग अलग कंट्रीज के साथ, उसके ऊपर भी इसका असर पड़ सकता है। तो कहते हैं कि भाई एक इंडिपेंडेंट एम्पावर्ड सिविल सेफ्टी रेगुलेटर की आपको जरूरत है। आप कहीं ना कहीं नॉन नेगोशिएबल ये जो लाइक आपके रूल्स है रेस्ट के, उनको आप इंप्लीमेंट कीजिए। एंड कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन और फॉलोअप के ऊपर आप फोकस कीजिए। जुडिशियल रिलायंस को और ज्यादा आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा, एविडेंस बेस्ड आपको अप्रोच लेके आनी होगी इसमें। अगर ऐसा होता है तो इससे काफी बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं। आइए अब बात करते हैं इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट की। अब ये 1931 में पीसी महाबलोनिस ने स्टैब्लिश किया था कोलकाता में, एंड 1959 में इसे इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का टैग दिया गया, जो कि स्टैटिक्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, क्रिप्टोलॉजी एंड क्वांटम साइंस के रिलेटेड स्टडी को प्रोवाइड करता है। 1200 से ज्यादा स्टूडेंट 6 सेंटर में इनके ऑपरेट करते, एंड नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन भी इसी ने बनाई थी। अभी तक ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के तौर पे काम कर रही है। अब गवर्नमेंट इसमें इसे एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाना चाहती है। अब इसमें क्या होगा कि जो अपॉइंटेड मेंबर्स होंगे, पहले क्या होता था कि भाई आईएसआई से आपके काफी सारे लोग आते थे, जैसे 10 के करीब। अब गवर्नमेंट कहते हैं कि भाई अपॉइंटमेंट सारी आपकी जो होगी वो यूनियन गवर्नमेंट करेगी, तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का एक हमें यहाँ पे डाउट लगता है। मोर ओवर कॉर्पोरेट स्टाइल फंडिंग का मॉडल किया है, जहां पे आप कहते हो कि भाई रिसर्च जो आपकी रेवेन्यू जनरेट कर सके आपको उसके ऊपर फोकस करना है, तो कंसल्टेंसी और स्पॉन्सर रिसर्च के ऊपर आपका फोकस कम हो जाएगा, मतलब फोकस हो जाएगा आपका। एंड कहीं ना कहीं आप रियल जो आपका प्रोसेस है आप उसको डिल्यूट कर देंगे। मोर ओवर यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है ड्राफ्टिंग के अंदर, कंसल्टेशन बहुत ज्यादा की नहीं गई है, इस वजह से 1500 से ज्यादा यहाँ पर स्टूडेंट्स एंड एकेडमिशियन इसके लिए रजिस्ट कर रहे हैं। अब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बात की जाए तो यहाँ पे वो आपका रहेगा, बट इसमें सेंट्रल का कॉन्ट्रैक्ट जो कंट्रोल है वो इंक्रीज हो जाएगा। मोर ओवर अगर आप देखें तो जब तक ये एक आपकी सोसाइटी के तौर पे रजिस्टर थी, इसमें अपॉइंटमेंट प्रोग्राम्स, रिसर्च डायरेक्शंस और इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में था, बट जैसे ही स्टैट्यूटरी बन जाएगी तो गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल कर सकती है। एंड इन एडिशन टू दिस जो स्टेट्स के अंदर आपके वेरियस सेंटर्स है, उनके लिए स्टेट के साथ कंसल्ट नहीं किया गया, एक ये भी कंसर्न यहाँ पे रेस किया गया है। देन यहाँ पे आती है बात कि हमें मॉडर्नाइज करना है, बट एट द सेम टाइम ऑटोनॉमी को हम डिल्यूट नहीं कर सकते। गवर्नेंस में हम चाह रहे हैं कि 2031 तक हम इसे कॉम्पिटिटिव बना सके, ग्लोबल लेवल पे इसको रिकॉग्नाइज करवा सके, बट एट द सेम टाइम हमें इसकी इंस्टीट्यूशन की ऑटोनॉमी को डिल्यूट नहीं करना है। मोर ओवर अभी क्या हो रहा है कि स्टैट्यूटरी स्टेटस मिलेगा, ये एक डबल एज स्वॉर्ड है, जहां पे आप क्लैरिटी तो मैंडेट में मिलेगी, लीगल बैकिंग मिलेगी, बट एट द सेम टाइम आपको ब्यूरोक्रेटिक ओवररीच देखने को मिलेगी, एंड कहीं ना कहीं इनकी इंडिपेंडेंस के ऊपर असर पड़ेगा। जो अपॉइंटमेंट की बात की जाती है, अपॉइंटमेंट को लेके भी एक डाउट है कि भाई यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती है, कि भाई मिक्स अपॉइंटमेंट होती है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अंदर, बट कहीं ना कहीं हम उसको भी डिल्यूट कर देंगे। रेवेन्यू ओरिएंटेड होने के कारण आप ये कह सकते हो कि मार्केट ड्रिवन मॉडल हो जाएगा, कहीं ना कहीं अभी तक ये हमारी नेशनल पॉलिसी की बैकबोन थी, उसको आप अंडरमाइन कर देंगे। देन अगर हम बात करें स्टैटिस्टिकल इकोसिस्टम, जैसे डाटा क्रेडिबिलिटी के ऊपर असर पड़ सकता है, इससे जीडीपी मेजरमेंट और सर्वेस के ऊपर भी इससे असर पड़ेगा। अब किया क्या जा सकता है, आप वेरियस स्टेक होल्डर्स, चाहे टीचर्स की बात हो, स्टूडेंट्स की बात हो, स्टेट्स और स्टैटिकल बॉडीज, उनके साथ कंसल्ट करो। एक्सपोर्ट के साथ आप इनको एम्बेड करो, मतलब आप इसके स्ट्रक्चर के अंदर कोशिश करो कि इंडिपेंडेंट एक्सपोर्ट्स को भी लेके आ सको। आप ऑटोनॉमी को यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करो, एंड मोर ओवर बेसिक रिसर्च जो है उसको ट्रांसपेरेंट फंडिंग के साथ मॉनिटर करो, एंड यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस आपको इंश्योर करनी होगी। अब बात करते हैं आज के थर्ड आर्टिकल के बारे में, दैट इज ग्रासलैंड। अब देखो ग्रासलैंड क्या होते हैं, जहां पर हल्की फुल्की घास होती है, वाटर एक लिमिटिंग फैक्टर है एंड फॉरेस्ट फायर एक लिमिटिंग फैक्टर है, जिसकी वजह से यहाँ पे पेड़ नहीं उग पाते। इंडिया में सवाना, स्क्रबलैंड, देन सेमी एरिड ग्रासलैंड्स, डेक्कन प्लेट्यू ग्रासलैंड, वेस्टर्न ड्राई ग्रासलैंड, पानी ग्रासलैंड, बहुत सारे टाइप के आपको ग्रासलैंड देखने को मिलते थे, जो कि कहीं ना कहीं पॉस्टोरल जो कम्युनिटी होती थी उनको सपोर्ट करती थी। अब एफॉरेस्टेशन की जो हमारी पॉलिसी थी नेशनल
फॉरेस्ट पॉलिसी जो थी 1988 की, या आपका ग्रीन इंडिया मिशन हो, कैंपा मिशन हो, ये सब पेड़ों को उगाने के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया। एंड इवन अभी बॉर्न चैलेंज के अंदर भी हम 26 हेक्टेयर लैंड जो कि डिग्रेडेड है उसको रिस्टोर करने की बात करते हैं। बट यहाँ पे ये कहा जाता है कि भाई पेड़ों से ज्यादा बेटर कार्बन आपका यहाँ पे कार्बन को ऑब्जॉर्ब कर सकता है। सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन जो है 2 सालों में 27% एंड तीसरे साल ये 50% तक पहुंच जाता है। एंड पेड़ जो है वो अबव ग्राउंड आपके वुडी बायोमास के फॉर्म में कार्बन को ऑब्जॉर्ब करते हैं, बट ये कहीं ना कहीं डीप रूट सिस्टम के थ्रू जमीन के नीचे कार्बन को स्टोर करते हैं, जो कि ज्यादा स्टेबल है। एंड यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि ये सॉइल स्ट्रक्चर, वाटर रिटेंशन एंड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए भी ज्यादा पॉजिटिव है। अब यहाँ पे ये कहा जाता है कि भाई ये कहीं ना कहीं आपके मलधारी जो जैसे गुजरात में ऐसी कम्युनिटीज को ये सपोर्ट करेंगे, उनकी लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट करेंगे। मोर ओवर लाइफ स्टॉक बेस्ड जो इकोनॉमी है उसको भी बूस्ट करेंगे। एंड कई इंडेंजर्ड स्पीशीज जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है या आपके वल्चर्स है, आप उनके भी हैबिटेट को कंजर्व कर पाएंगे। इससे सॉइल इरोजन के साथ साथ आप हाइड्रोलॉजिकल यानी वाटर एक्वाफायर की जो क्वालिटी है उसको भी इंप्रूव कर पाएंगे। अब ट्रीज की अगर बात की जाए तो ट्रीज एल्बिडो को कहीं ना कहीं आपके रिड्यूस करते हैं, जिससे लोकल टेम्परेचर के ऊपर असर पड़ता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर देते हैं एंड कहीं ना कहीं इससे ग्रेजिंग पैटर्न्स के ऊपर भी असर पड़ता है। अब कहा यह जाता है कि भैया आप कोशिश करो कि इसे एक डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम के तौर पे रिकॉग्नाइज करो। वैसे भी ये एक इकोटोन एरिया है तो इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। ट्री प्लांटेशन ऐसे एरिया में आप अवॉइड करो, रिस्टोर करो डिग्रेडेड ग्रासलैंड्स को। आप कोशिश करो कि लोकल कम्युनिटीज को, डागर जैसे मलधारीज हैं, इनको डिसीजन मेकिंग में अपने साथ लेके आओ एंड लैंड यूज क्लासिफिकेशन में इन्हें फेलो लैंड की जगह पे आप या वेस्ट लैंड की जगह पे आप इन्हें रिकॉग्नाइज करो। आइए अब बात करते हैं लॉ ऑन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। अब देखो इंडिया में ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट थोआ जो है 1994 का, ये कंट्रोल करता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को। बट इसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी क्या नहीं है? जैसे इंडिया के अंदर ब्रेन स्टेम डेथ जो है ये एक तरह से लीगल डेथ मानी गई है, बट इसमें अगर आप देखें तो कुछ क्लैरिटी नहीं है, जिसकी वजह से काफी सारी प्रॉब्लम आती है। जैसे अगर आप इसको ठीक से अगर इंप्लीमेंट करें, क्लैरिटी ले आए, तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ऑर्गन डोनेशन के अंदर बेनिफिट मिल सकता था, बट क्योंकि अब ये नहीं है तो आपको ऑर्गन डोनेशन कम मिलती है, आपको लिविंग ऑर्गन डोनेशन और भी कम मिलती है। एंड कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, इसमें 4 मेंबर्स की आपको एक कमेटी बनानी होती है, पैनल बनाना होता है, जो कि सर्टिफाई करते हैं कि भाई लाइक ये डेथ हुई है। अब हॉस्पिटल इसमें क्यों प्रॉब्लम करते हैं? कई बार इनके पास ट्रेन पर्सनल नहीं होते और कई बार इसमें प्रोसीजरल रिजल्ट की वजह से काफी डिले होता है। जैसे कई बार जो फैमिलीज होते हैं, जो लाइक आप कह सकते हैं जो भी पर्सन यहाँ पर जिसकी डेथ हुई है, तो उस केस में पुलिस को इन्वॉल्व कर लिया जाता है। अब फाउल प्ले का सस्पिशन होता है कि भाई हॉस्पिटल ने जानबूझ के गलत ट्रीटमेंट करके उनके पेशेंट को मार दिया, एंड इसकी वजह से पुलिस के इन्वॉल्वमेंट की वजह से पूरा प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है। तो कहते हैं कि भाई कई बार ऐसा भी होता है कि कंसेंट लेने में भी हमारे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, बिकॉज फैमिलीज जो है कैसे उनको अप्रोच किया जाए ऐसी संकट की घड़ी में, वो भी समझ पाना काफी मुश्किल हो जाता है। मोर ओवर यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो आपके स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें स्टाफ की कमी रहती है एंड कई बार लॉजिस्टिक की वजह से भी आपको डिले देखने को मिल जाता है। इसके अलावा कई बार जो अनकंट्रोल्ड डोनेशन आफ्टर सर्कुलेटरी डेथ होती है, उसमें भी प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, क्योंकि ग्लोबली ये ऑर्गन रिट्रीव कर लेते हैं विद इन फ्यू मिनट्स ऑफ कार्डियक अरेस्ट, बट इंडिया के अंदर क्योंकि कोई प्रॉपर लीगल प्रोसेस नहीं है, तो इस वजह से प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है। तो कहते हैं कि भाई सबसे पहले तो आप ये ब्रेन स्टेम डेथ को कहीं ना कहीं ठीक करो, इसको लेके क्लैरिटी लेके आओ। फिर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशंस है इनके नेटवर्क को और ज्यादा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आप बेटर मैनेज करो। आप पॉलिसीज के अंदर कहीं ना कहीं क्लैरिटी लेके आओ। आप रोबस्ट फैमिली काउंसलिंग को डिप्लॉय करो एंड आप कहीं ना कहीं मेडिकल केयर जो प्रोटेक्शन है, मेडिकल लीगल प्रोटेक्शन है डॉक्टर्स को, आप वो भी प्रोवाइड करने की यहाँ पर कोशिश करो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो। कल की डिस्कशन में एक बार फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।